चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, देखो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स। आज से हम लोग एक फ्रेश चैप्टर, अगला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा टॉपिक, चैलेंजिंग टॉपिक तो नहीं कर सकते, बहुत मजेदार टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस का एकदम फेवरेट टॉपिक में से एक। रोटेशनल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टॉपिक के रूप में से एक आता है। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, दिस इज द रोटेशनल डायनेमिक्स। अब इस चैप्टर में लोग पढ़ते क्या है, ठीक है, पहले ये जानो कि ये होता क्या है रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स का कंबाइंड चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें काइनेमेटिक्स रिलेशन भी आएगा, साथ में मैकेनिक्स के समान कारण काउज भी आएगा। ठीक है, बस तो याद करो रोटेशनल माने हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस ऑफ रोटेशनल, देखो रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। देखो ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंबाइंड चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक बस, अब बताओ काइनेमेटिक्स याद है, जो लीनियर काइनेमेटिक्स था बिल्कुल उसी तरह का टर्म्स, केवल टर्म का सिंबल बदल जाएगा, बल्कि फीलिंग पूरा वही आएगा, सब कुछ समझ वही है। और वैसा चीज तो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ के आए, सर्कुलर मोशन में पढ़े ही है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगा। तो याद करो, ठीक बस याद करो रोटेशनल डायनेमिक्स में सबसे पहला रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीनियर काइनेमेटिक्स की बात करो, लीनियर काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़े, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशंस। ठीक है, बस उसके बाद तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल यही सारा पढ़े थे। उसी तरह समझो कि वन डायमेंशन मोशन को कैसे पढ़ते थे। वन डायमेंशन मोशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो उसको कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। उसी प्रकार से अगर एक सर्किल में मूव करेगा तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हाँ, बस इतने हम लोग पढ़ेंगे, वन डायमेंशन मोशन के समान ही पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। अब बता कितना तरीका से मूव कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, सर्किल में मूव कर रहा है तो कितना तरीका से, लीनियर के समान याद कर। हम लोग लीनियर में क्या पढ़े थे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। बात यहां भी वही होगा। ठीक है, जब लीनियर में वैसा कर सकता है तो सर्कुलर में भी वही। तो हम लोग कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे पहला कि टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशंस। ठीक है, रोटेशनल मोशन का टाइप क्या टाइप हो सकता है, तो पहला, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अब ज्यादा जल्दी का याद रखते चले, बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, याद करो क्या बोले पहले, अगर कोई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो बताओ इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, क्या काइनेमेटिक रिलेशन हो सकता है। याद करो वो टॉपिक, याद करो पिछला टॉपिक लीनियर में क्या था, तो एस बराबर यूटी, बस एक लेसन एस बराबर यूटी। यहां पर तेरे पास क्या होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है सर्किल में घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया थीटा, ये टी बराबर 0, यहाँ पर टी बराबर टी, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बराबर ओमेगा टी, बिल्कुल वही जैसे एस बराबर यूटी, यहाँ पर थीटा बराबर ओमेगा टी, बाकी कोई तरह का अंतर नहीं। दूसरा याद कीजिए, बस एक लेसन, इसे बोले सब चीज वही है, जो उसमें स्थान था एस का वहां पर आ गया थीटा, जहां पर यू था या भी था वहां पर ओमेगा, और टाइम तो टाइम है ही। क्या यहां तक बात ठीक है, बोलो अच्छा है ना, सबसे पहला चीज। इसके बाद दूसरी और कैसे मूव कर सकता था, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स मूव विद, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी था उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या यहां तक बात ठीक है।
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ इसमें क्या रिलेशन ओबे होगा? तो याद करो उसमें क्या रिलेशन था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आज भी तेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, तो v बराबर v की जगह पर ओमेगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा बराबर दिस इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यही काइनेमेटिक्स रिलेशन है। अगली बात, हाँ अगर उसमें याद करो उसमें पढ़ते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला भी, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी देख सकते हैं। तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो गया, ओमेगा बराबर ये थीटा बराबर दिस इज ओमेगा टी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, बस ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात ठीक? इसी तरह से अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ चलेगा जैसे उसमें था, याद करो, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी दो टाइप का, याद है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन दो टाइप का, विद टाइम और विद डिस्टेंस। यही भी है, इसमें भी वही बात, विद टाइम के साथ अगर रहा तो आप ये स्टार्ट कीजिएगा, एक बार अल्फा की जगह पर, अल्फा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अल्फा बराबर क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी, और यहां पर जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसके साथ स्टार्ट कीजिएगा अपना इंटीग्रेशन और फंक्शन। और इसमें तेरे पास याद करो उसमें क्या था, ए बराबर भी डीवी बाई डी एस, आज भी वही, ओमेगा बराबर, ठीक है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी एस डी थीटा, और इसके साथ आप स्टार्ट कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब पूरा वही। अब जब हम इसका क्वेश्चन बनवाएंगे दिखाएंगे, एकदम छोटा क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं देगा, आराम से रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक बस, तो हम लोग इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, तो काइनेमेटिक्स रिलेशंस, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेमेटिक रिलेशंस, काइनेमेटिक रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो आपको मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है, आप खुद से सोच के आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन तो नहीं आएगा इसमें, 1 डायमेंशन समान चलेगा। यानी कि पहला टॉपिक देखो, चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, तो काइनेमेटिक्स रिलेशन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिक रिलेशंस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिक रिलेशन। काइनेमेटिक रिलेशन क्या क्या दिखा दिया आपको, वो देख लीजिएगा एक बार फिर से, काइनेमेटिक रिलेशंस। हाँ, अब सेकेंड टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे वो देखिए, उसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को, मैकेनिक्स। लीनियर में याद करो, लीनियर में मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में ना न्यूटन्स लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें याद करो तो उसमें हम लोग पढ़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मूव करने का कारण क्या है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। हाँ, पूरा चैप्टर का समरी क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी प्रकार का इसमें भी एक लेसन आएगा, इसमें तुम्हारे पास जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आएगा। ठीक बात, इसमें भी तुम्हारे पास मैकेनिक्स के समान इसमें भी तुम्हारे पास काउच खोजना होगा, जैसे उसमें तुम्हारे पास था कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन था, फोर्स और उसका मास। उसी प्रकार से इसमें तुम्हारे पास टॉर्क और तुम्हारे पास एक फैक्टर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला तुम्हारे पास क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेमेटिक रिलेशन पढ़ाएंगे। फिर आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अड़ी बस मतलब न्यूटन्स लॉ, कह सकते हैं ना, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में क्या था कि बड़ा फोर्स, याद करो मेरा प्रतिक्रिया क्या था, बड़ा फोर्स माने छोटा फोर्स बराबर ma, उसको एफ नेट बोलते थे अच्छा भाषा में, लेकिन ऐसे बड़ा फोर्स माने छोटा फोर्स। इसमें भी तुम्हारे पास क्या है, टॉर्क, नेट टॉर्क बराबर क्या हो गया, आई अल्फा। इसी में बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक बस, लेकिन इस फैक्टर को जानने के लिए, इस फैक्टर को समझने के लिए, चूंकि इसमें कुछ नया टर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ है, अल्फा तो आप जानते ही है डी ओमेगा बाई डी टी, इसमें एक नया वर्ड आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये टॉर्क। तो इसको हम लोग अलग से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें टॉर्क क्या होता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक बस, ऐसे छोटा सा फीलिंग लाने के लिए तुम समझ सकता है कि जो योगदान लीनियर मोशन में मास का है, बिल्कुल वही योगदान
ठीक है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लीनियर मोशन में क्या था, याद कराते हैं, जरा से याद करा रहा है, फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है, होता क्या है। ठीक है, लीनियर मोशन में तुम्हारे पास क्या है, मास किस क्या है, तो मास किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जो लीनियर मोशन का अपोज करता है। अपोज करने का मतलब जितना ज्यादा मास आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन। बस लेकिन उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा आपको टॉर्क लगाने का आवश्यकता पड़ेगा। सो बिल्कुल वही होगा, जो चीज मास में योगदान है वही रोटेशनल मोशन में आपका अड़ेगा, वही रोटेशनल मोमेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योगदान होगा। क्या आप समझ रहे बस, यही बात फोर्स के लिए बोल सकते हैं। लीनियर मोशन में जो चीज फोर्स था, जिस फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उसे रोटेट करने के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, जो फिजिकल क्वांटिटी रेस्पॉन्सिबल है, वो है आपका अल्फा। और ये तो आप जानते ही है एक्सेलरेशन, लीनियर में एक्सेलरेशन करता है तो ये एंगल में घुमाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं अभी कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या। तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, दूसरा आपको हम पढ़ा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। बस तीसरा टॉपिक देखिए, इसके बाद याद करो कि हम लोग क्या पढ़े, पुली वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, पुली पे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ का ही पार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग मास पुली प्रॉब्लम कहे थे ना, इसमें भी तुम्हारे पास क्या पुली प्रॉब्लम। अड़ेगा इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे पुली का प्रॉब्लम। इसके बाद अड़े बस इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रेस्ट में है तो दो चीज हो सकता है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रुका हुआ है, लटका हुआ है, तिरछा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में, तो इसका दो ही रीजन हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। उसके बाद याद करो, अरे बस उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, अरे बस उसके बाद हम लोग पढ़े इसमें काइनेटिक एनर्जी, याद वर्क एनर्जी पढ़ा है ना, उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो उसमें मोशन के कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर स्वाभाविक है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमेगा तो रोटेशन अभी भी हुआ, मूवमेंट अभी भी हुआ, तो उस मूवमेंट के कारण उसमें कुछ एनर्जी आएगा, तो उस एनर्जी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तुम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है, तो अगर तुमको लीनियर का याद है तो दिमाग अपने खुद से लगा सकता है। बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स याद करो, उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। याद करो, यहाँ पर हाफ तो हाफ रहेगा, मास की जगह पर क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी की जगह पर क्या है, ओमेगा, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ये आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिर याद करो, फिर हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े अड़ेगा कि उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। सारा टॉपिक वही सब है, सारा वही सब है। देखा, इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा योगदान तो नहीं आता है, लेकिन हाँ उसकी जगह पर एक वर्ड आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। बिल्कुल उसी तरह का एक वर्ड, उसी के रिलेटेड टॉपिक, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियस ऑफ जायरेशन से पढ़ेंगे। अरे बस फिर इस पे आइए देख देते हैं। देखो, फिर यहाँ के बाद अगला टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे आपको, जैसे उसमें क्या पढ़ाए थे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें एक मोमेंटम आता है, ठीक बात, तो उसके साथ एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट किया जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। वैल्यू कितना था, तो m × v। अब तुम खुद सोच सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर के साथ होगा तो उसके साथ रोटेशन के साथ भी श्योर होगा, है कि नहीं, सब चीज वही है, तो रोटेशन के साथ भी वही सारा फिजिकल क्वांटिटी। तो बोला रोटेशन के साथ क्या अटैच किया सकता है, तो एकदम स्वाभाविक है कि रोटेशन के साथ भी एक एंगुलर मोमेंटम हम लोग एसोसिएट करते हैं। जैसे उसमें लीनियर मोमेंटम था, इसमें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से। बोला उसमें क्या था, एम बी, एम की जगह पर आई, वी की जगह पर ओमेगा, सो एल बराबर क्या हो गया, ओमेगा। फिर आपको क्या पढ़े, ठीक है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, आज भी वही, आज भी सारा कंसेप्ट वही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब तुम देखोगे लीनियर से का ही पूरा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक बात, एंड मोमेंटम, एंड मोमेंटम,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। याद करो क्या था प्रोसेस, याद पूरा ध्यान से याद करो कि देखो हम तो बोले कि ये चैप्टर को इजी करना टफ करना आपके हाथ में हो सकता है। अगर आप उसको लीनियर के समान फील करते हुए पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपका पहले ही से आपका हल्का सा कुछ टर्म को जानना है, ये चैप्टर आपको आता है। लेकिन अगर इसको नया चैप्टर पढ़ोगे तो हर टॉपिक आपके लिए नया है। तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, तो याद करें इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। मोमेंटम में क्या था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। आज क्या होगा, आज क्या बोल सकते हैं, पूरा पूरा वही जहां जहां तुम एनर्जी सब चीज बोला ना सबको कन्वर्ट कर दो रोटेशनल टर्म। क्या बोला, जहां एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लिखने जा रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पहले रोटेशन लिखने जा रहे थे तो टॉर्क लिख दिए। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो देन काइनेटिक एनर्जी बस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। साथ में लीनियर के जगह पर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। क्या याद हुआ, ठीक है। सो ये दो चीज आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर टॉर्क का मान जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको हाथ में आ जाएगा तो आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरा वही टॉपिक, थोड़ा सा एक वर्ड और जो इसको स्पेशल बनाता है चैप्टर्स को, वो है आपका रोलिंग मोशंस। ठीक है, बस ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको स्पेशल बनाया जाता है चैप्टर्स को। जो चैप्टर का मेन खासियत है वो रोलिंग मोशन किसको कहते हैं, रोल में समझता है। देखो ऑब्जेक्ट का मोशन मेनली, अगर दुनिया में अगर ऑब्जेक्ट का मोशन को ध्यान दिया तो ऑब्जेक्ट का मोशन तीन तरह का, एक लीनियर, एक याद करो लीनियर में क्या है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, केवल ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बस ये है आपका प्योर लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बस कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वाला बात कर रहे हैं, ये रोटेशन, ध्यान दो ये प्योर रोटेशन, यहाँ एक्सेल है, ये घूम रहा है, ये प्योर रोटेशन। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, सब पार्टिकल का एंगल कितना घुमा, बराबर, भले देखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन बराबर एंगल से घुमा, हर पार्टिकल बराबर एंगल से घुमा, एंगुलर वेलोसिटी से घुमा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है सब पार्टिकल का। ये है आपका प्योर रोटेशन। ठीक है, बस लीनियर अलग अलग हो सकता है लेकिन एंगुलर टर्म सबका सेम। जो लास्ट टॉपिक हम बात करें, तीसरा टाइप का मोशन जिसमें ये दोनों गुण कंबाइन हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट भी करे और आगे बढ़े, रोटेट भी करे आगे बढ़े, जैसे साइकिल का पहिया। ठीक है, बस सब साइकिल या गाड़ी चलता है तो तुम्हारे पास क्या, गाड़ी रोटेट भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, दोनों मोशन एक साथ कंबाइन कर दो, सारा टॉपिक डिस्कस हो जाता है। लेकिन हाँ, ये इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंस वही। ठीक, बस तो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी जैसे आने पर पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग आपको केवल इंट्रोड्यूस की कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक, बस इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या क्या है। देखो यहाँ पर एक और देते हैं, ये चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, बस रोलिंग मोशन लेते, जगह नहीं है, देखो रोलिंग मोशंस, तो हम लोग इस चैप्टर में इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, बस बड़ा चैप्टर्स है, लगभग 5 दिन लेके चलो, लगे तो लगेगा, 5 दिन के बाद भी एक मजबूत चैप्टर आता है। ठीक है, देखो मैकेनिक्स का 4 इंपॉर्टेंट पिलर था, एक आपका सिंपल काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स एनएलएम फ्रिक्शन, दूसरा आपका जो टॉपिक था वो वर्क एनर्जी, तीसरा सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन मोमेंटम, और चौथा ये आपका रोटेशनल डायनामिक्स। तो ये आने का पूरा मैकेनिक्स हम लोग का हाथ में होगा। ठीक, बस देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो काइनेमेटिक्स पर बेस्ट लेसन होगा, काइनेमेटिक्स लीनियर काइनेमेटिक्स पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स होगा, वो बहुत सिंपल सा है, लगभग हम लोग सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत जानते भी है, इसलिए वो बहुत आसानी से बनेगा। न्यूटन्स लॉ में तुम्हारे पास क्या है, बड़ा टॉर्क माइनस छोटा टॉर्क बराबर आई अल्फा। पुली वाला क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड होगा, वही पढ़ेंगे। इस बार केवल पुली में अंतर क्या था, पिछला बार क्वेश्चन में था कि पुली मासलेस था। ठीक है, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार मास आ गया पुली में, ठीक है, फ्रिक्शन आ गया, इस कारण उसका भी इंपॉर्टेंस आ जाएगा। ठीक, बस इसके बाद है इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम कि कोई सीढ़ी है, मान लो दीवार पर सटा के लटका हुआ है,
तो वो फिसल क्यों नहीं रहा है, गिर क्या है, कौन सा फोर्स अपोल है, कोई दरवाजा है वो हिंग्स पर किस प्रकार से लटका हुआ है, कैसा फोर्स लग रहा है, कौन हिंग्स पर कितना फोर्स लग रहा है, इस टॉपिक को इसमें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, बस मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका सारा मास किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट माना जा सकता है, उस माना हुआ जगह से रोटेशनल एक्सिस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, बस जैसे लीनियर मोमेंटम था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, मास m के है, मूव कर उसका मोमेंटम क्या होता है, आई p बराबर एम भी। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप समझ ही रहे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। और लास्ट में पढ़ेंगे रोलिंग मोशंस। तो एकदम तैयार हो जाइए, मेंटली तैयार हो जाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स। ठीक है, पूरा जो हम लोग पिछले 3 महीने का जो पढ़ाई है, 2 महीने का जो पढ़ाई है, वो 2 महीना पढ़ाई का समराइज करता हुआ एक चैप्टर्स, पूरे को फिर से रिकवरी कर देना है एक चैप्टर्स। ठीक है, बस अगर थोड़ा सा भी फेथ करा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के रूप में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे भेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।